बहुत कर लिया राम, जल्दी उतरो। सारा को ये बगैर घर नहीं जाऊंगा। और अगर आपकी बीवी का गुनाह साबित हो गया तो सीडीआर है जिसे कहते हैं कॉलिंग डिटेल रिकॉर्ड। सीडीआर में इन्होंने जितने भी नंबर निकाले होंगे उस नंबर में से उस सारा का नंबर कहाँ चला गया जिस पर फराज ने कॉल करके उसको बुलाया था, वो डेटा कहाँ चला गया। मशहूर बिजनेसमैन मसूद अहमद की बेटी सारा अहमद को गुज़िश्ता रात पुलिस ने उनकी शादी की तकरीब से गिरफ्तार कर लिया। उसके अरमानों में पानी फेर दिया। पहले स्टेप पे ही वो अपने ख्वाब थे उसके कि मैं अपने घर जाऊंगी, अपने ससुराल जाऊंगी, वो सारे मलिया मेट कर दिए। सजा मिलेगी उसको, जरूर मिलेगी सजा। कार्रवाई शुरू की जाए। जज के सामने पूरी एक सैंपलिंग करके रखी जाती है, पूरे प्रूफ रखे जाते हैं, सारे शवाहिद रखे जाते हैं, सारे गवाहान की मौजूदगी में ये सारे काम होते हैं। उसके बाद जज किसी फैसले पर आता है। जज साहब जो है उसको रिलीज कर देंगे। और ये बिल्कुल भूल जाना कि तुम्हें माफी मिलेगी, हर केस नहीं मिलेगी। आपको बड़ी मैं एक पॉइंट की बात बता रहा हूँ, बड़ी बारीकी की बात बता रहा हूँ। देखिए जब केस चल रहा है इसका बेल पे छुट्टी है, वो बरी नहीं हुई, राइट। उसी दौरान में जब ये घर आती है तो उसको ये थ्रेट कर रहा है। होना क्या चाहिए था कि ये यहाँ पर अपना जो इसका लॉयर है उससे कांटेक्ट कर सकती थी और अपनी फैमिली को भी बता सकती है कि ये मुझे देखिए लॉ के अंदर अगर एक चीज़ आप दिखा रहे हैं तो उसके सारे सर्कमस्टेंसेस को भी लेकर के चले साथ साथ में। साइम साहब जो है वो सोशल मीडिया पे भी खड़े होंगे आगे के भाई ये इस तरह इसने ऐसे किया ऐसे किया। केस अपनी जगह पे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। मामा बाहर अहमद भाई आए हुए हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आयजा की जो बहन दिखाई अम्मारा को दिखाया है बड़ा और आयजा को दिखाया है छोटा। मकसद एज के हवाले से मैंने जो देखी उसकी वो दिखाई है बड़ी बहन और ये दिखाई है छोटी बहन। होना तो ये चाहिए था कि आयजा को बड़ी बहन दिखाते और अम्मारा को छोटी बहन दिखाते। हमारा इसकी नेक्स्ट स्टोरी के एपिसोड जो आपके सामने दिखाया जाएगा उसके बारे में बताऊंगा। सारा के साथ पुलिस ने जो बिहेव किया, जो घर में आई और उसको उठा के लेके चले गए बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी गवाह के। मेन चीज़ होती है गवाह। अगर आप किसी को घर से उठा के लेके जा रहे हैं तो उसके ख़िलाफ़ पूरी एक सैम्पलिंग की जाती है, उसके ख़िलाफ़ पूरा एक डेटा उठाया जाता है, पूरी इंक्वायरी कंप्लीट करके उसको फिर उठा के घर से लेके जाया जाता है। ऐसे नहीं उठाया और ले गए। अच्छा ले गए, ठीक है, शादी हो रही है और शादी के दरमियान में भी काफ़ी चीज़ें हमें नज़र आई। शादी के दरमियान में जो मसले मसाइल देखे, जो फैमिली जिस तरीके से वो डिस्टर्ब हुई, सारा की जो फैमिली पूरी डिस्टर्ब हुई, उस फैमिली की डिस्टर्बेंस के अंदर एक औरत और सामने आई निकल के, जिसका पता चल गया शादी से पहले कि ये किस टाइप की औरत है और शादी के बाद ये किस तरीके की सामने आएगी सारा के सामने। सारा नंबर 1, सारा नंबर 2 की बात नहीं कर रहा, सारा नंबर 1 कौन थी? इसी की होने वाली सास अहमद साहब जो हैं, जो शादी के लिए आगे बढ़े, जिन्होंने हाथ थाम लिया और जिन्होंने ये कहा कि जी मैं तो शादी करूँगा तो इसी के साथ करूँगा। जिस वक्त में जब पुलिस अरेस्ट कर रही थी उनकी वालदा ने क्या भंड डाला, मैं आस्ते आस्ते लेके आऊँगा आपको, मैं आपको दिखा दूँ शुरू की चीज़ें 3-4 चीज़ें ताकि आप अंडरस्टूड कर लें सारी चीज़ों को। इनकी वालदा ने वहाँ पर अपना एक भंड डाल दिया कि जी मैं तो शादी करने के लिए राज़ी नहीं हूँ। पुराना थोड़ा खन्नास था जो बाहर निकला शादी के दिन। उस वक्त में इसी औरत का पता चल गया। ऐसी औरतें होती हैं जो किसी हाल में भी खुश नहीं रहती। खैर अब वो उसमें मसला डाला, रिश्ते के लिए एक्सेप्टेंस में नहीं गई, फिर भी निकाह हो गया। निकाह हुआ बड़ी मुश्किल से, वो पुलिस राज़ी हुई। पुलिस जो पूरी नफरी खड़ी हुई थी, पूरी नफरी ने कहा कि भाई चलो पक दे देते, आपको निकाह हो गया, सारी चीज़ें हो गई, अरेस्ट करके इसको ले गए जेल में। ठीक है, अब आप ये देखिए कि जेल में जब लेके गए और इन्होंने जो इशू क्रिएट किया, यानी कि जो इनके पास प्रूफ है वो है कॉल का। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ना उसके कोई फिंगरप्रिंट्स वहाँ मिले हैं, ना कोई ऐसी कोई वेपन मिला है, ना कोई सबूत मिला है जहाँ उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। क्योंकि वहाँ पर फ्रांसिक रिपोर्ट जब तैयार की जाती है तो उसमें सारी चीज़ें कंक्लूजन निकाल करके बताया जाता है कि भैया इसके ये निशानात मिले, खाली कॉल के ऊपर नहीं उठाया जाता। ये तो मैंने आपको लास्ट में बताया था। जो CDR है जिसे कहते हैं कॉलिंग डिटेल रिकॉर्ड, CDR में तकरीबन खाली इन्होंने जितने भी नंबर निकाले होंगे उस नंबर में से उस सारा का नंबर कहाँ चला गया जिस पर फराज ने कॉल करके डेथ से पहले कॉल करके उसको बुलाया था, वो डेटा कहाँ चला गया। मकसद मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि प्रीवियस एपिसोड में जो हमें दिखाया गया कि भैया फराज साहब कॉल करते हैं, जो लास्ट में दिखाया कि कहाँ हो तुम, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम आज आ नहीं रही। जिस वक्त में ये इसको बुलाता है अपने घर ले जाने के लिए
फराज, ये बड़ा मैं आपको बेसिक वो चीज़ बता रहा हूँ जो आपको सबके सामने ये चीज़ दिखाई गई, और CDR के अंदर उसका नंबर ही नहीं आया, कॉलिंग डिटेल रिकॉर्ड में उसका कोई नंबर ही नहीं है। किसका? जो सारा नंबर 2 थी, इसके भाई ने फराज को मारा, ये सारा नंबर 2 की फैमिली थी। तो वो चीज़ भी मेरी नहीं समझ में आई कि भैया ये आपने क्या चीज़ दिखा दी ला करके, वो नंबर ही गायब हो गया, वो नंबर ही रिमूव हो गया, वो नंबर तो होना चाहिए था, उसमें भी तो उसका डेटा आना चाहिए था। अगर वो चीज़ सामने आ जाती तो ये तो 5 एपिसोड 6 एपिसोड का ड्रामा होता। खैर इन्होंने इस चीज़ को हाइड रखा। हाइड क्यों रखा? कि भैया हर चीज़ नहीं दिखाई जाती, ऑडियंस को थोड़ा बहुत सस्पेंस पोजीशन में भी लेके आना है। खैर हम ये समझ रहे थे आपकी इस चीज़ को, और हमने इस चीज़ को अंडरस्टूड भी कर लिया। दूसरा स्टेप आता है जी जेल। सारा नंबर 1 जेल में। अब सारा नंबर 1 जब जेल में आई, उस वक्त उनके साथ दिखाया गया वो पूरा, उन्होंने ब्राइडल का सूट पहना हुआ है, बड़ी परेशानी की हालत में। ज़ाहिर है एक दुल्हनिया बनी हुई थी, और वो दुल्हनिया बन करके वो जब जेल में आई हैं, उसके अरमानों में पानी फेर दिया पहले स्टेप पे ही। साइम ने भी जेल में मौजूद है, वहाँ पर मैंने देखा कि इतनी जुर्रत कैसे हो गई साइम की कि उसने जब FIR लॉन्च करवा दी, उसने इसके ख़िलाफ़ इसको अरेस्ट करवा दिया, उसने सारी चीज़ें करवा दी। तो आप ये देखिए कि वो थाने के इर्द गिर्द मंडला रहा है, थाने के इर्द गिर्द घूमे जा रहा है, और इवन वो अंदर भी आ रहा है। मकसद कहने का ये है कि चले उसके रिलेशनशिप अच्छे थे, वो जो पुलिस वाली है उसके साथ उसकी रिलेशनशिप अच्छे थे, फराज से उसकी पुरानी कोई अफेयर्स था, जो भी था, तो उस वजह से उसने उसको ऐसा रिलेशनशिप पे बुलाया। लेकिन आप ये देखिए कि खाली एक आदमी अंदर आ रहा है, और उसको, और जो पीछे जो डफरी खड़ी हुई है उसको कोई भगाने के लिए तैयार ही नहीं है। वो आकर के उसको थ्रेट भी दे रहा है अंदर खड़े होकर कि मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी मार दूंगा, आगे मैं तुम्हारी ज़िंदगी अजाब बना दूंगा, जिस तरह तुमने मेरे भाई को मारा है, मैं डे बाय डे मैं तुम्हें इसी तरह मारूंगा। तो ये तरीक़ेकार से जो थ्रेट किया गया उसको, ये बात मेरी नहीं समझ में आई। ड्रामे में इतना ज़्यादा हाइप बना के उसको दिखाया गया, जेल में ले जाके, और फिर उसके बाद वहाँ पर साइम साहब जो हैं वो आकर के भी वहाँ उन्होंने अपने बदले ले रहे हैं, उसको काउंटर कर रहे हैं बार बार। अब आ जाए तीसरा स्टेप। ठीक है, वो सारी चीज़ें हो गई, जेल में है, सब कुछ है, ठीक है, उससे सवालात भी पूछे जा रहे हैं अंदर कि तुम क्या थी क्या नहीं थी। वो कहती है मैं कोई कहानी नहीं सुना रही आपको, मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ, जो उसने नहीं किया जो बात सच है। तो अब आ जाए कि आगे होगा क्या। सिंपल दैट, कोई इसमें इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। जज कहेगा कि यार ये कोई मेरे सामने आपने कोई प्रूफ रखे हैं, ये कोई प्रूफ ही नहीं है मेरे पास, तो मतलब मैं किस जवाब से इसको सज़ा दूँ। मतलब उसमें भी आपने ये कहा कि इसने कत्ल किया है, और कत्ल करने का कोई इसके प्रूफ ही नहीं है। जज के सामने पूरी एक सैम्पलिंग करके रखी जाती है, पूरे प्रूफ रखे जाते हैं, उस सारे शवाहिद रखे जाते हैं, सारे गवाहान की मौजूदगी में ये सारे काम होते हैं। उसके बाद जज किसी फैसले पर आता है, उसके बगैर जज भी कोई फैसला नहीं दे सकता। जज ने भी क्या करेगा, जज साहब जो है उसको रिलीज़ कर देंगे, ऐसा उसकी या तो बैल हो जाएगी, जब वो केस वीक हो जाएगा, C कैटेगरी में आ जाएगा, उसके बाद वो केस डिज़ोल्व हो जाएगा। मकसद ये होता है, मतलब एक पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। अब तरीक़ेकार के साथ अब आ जाए, जब ये रिलीज़ हो जाएंगी, ये अपने घर आ जाएंगी, वहाँ पर हस्बैंड भी होगा इसके साथ, फैमिली भी सारी मौजूद होगी, यानी कि वही उसकी माँ, जो उसकी माँ ने भंड डाला शादी के अंदर कि जी ये मैं तो इसकी शादी होने नहीं दूंगी किसी सूरत में, मैं तो राज़ी नहीं हूँ, वही औरत खड़ी हुई है घर में वेलकम करने के लिए। अब वहाँ पर उसको एक मसला और आया सारा को, जो उसके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लग गया कि दूसरा एक मसला घर के अंदर वो औरत का भी है। अब ये 2 मसले इसके साथ चलेंगे, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाएगी, और सबसे ज़्यादा इरिटेशन जो है वो उसको साइम देगा। साइम जितनी ये पीछे लगा हुआ है उसके, आप ये देखिएगा कि साइम उसको कहाँ कहाँ किस किस तरीक़ेकार से उसको मेंटली टॉर्चर करता है। ये देखने वाले सीन होंगे सारे, क्योंकि ड्रामे के अंदर जो मेन रोल है, जो मरकज़ी किरदार है, वो मरकज़ी किरदार साइम का है, और दूसरा मरकज़ी किरदार सारा का है। लेकिन जो इनसाइड चलेगा सारा, जो सामने वो देखेगी, ये गायब हो जाएगा, ये आएगा, कोई हिट करेगा, फिर वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, गाड़ी में आएगी तो इसको पकड़ लेगा। कहीं कहीं जगह पे तो ये भी दिखाया जा सकता है कि इसको डराएगा, मतलब डराने से मुराद को फ़ोन पर भी डराएगा। ये सारी चीज़ें अगर हैं, कि अगर ये सारी चीज़ें किसी इंसान के साथ हो रही हैं और उसका कोर्ट में केस चल रहा है, राइट, तो आप भी उसकी काउंटर एक FIR लॉन्च करवा सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ आप केस दर्ज करवा सकते हैं कि इस शख्स ने मुझे मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, या ये मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहा है, या ये मुझे थ्रेट कर रहा है। क्योंकि होता ये हमेशा, आप कभी भी अंदाज़ा लगाए, किसी भी जगह पे कोई केस जब चलता है ना, तो जो अगेंस्ट पार्टी है वो थोड़ा सा
देख के चलती है कि यार कहीं मेरी साइड से कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जिससे ये बल्ली मेरे गले में ना आ जाए। झूठा केस जो अगर बनाया गया है या सच्चा केस जो भी हो, लेकिन जो अगेंस्ट पार्टी होती है वो थोड़ा देख के चलती है कि यार अगर मैं कोई ऐसी वैसी हरकत करूंगा, अगर इसने कोई मेरा प्रूफ लेकर के कोर्ट में दे दिया, क्योंकि वो केस ख़त्म हुआ नहीं है। आपको बड़ी मैं एक पॉइंट की बात बता रहा हूँ, बड़ी बारीकी की बात बता रहा हूँ। देखिए जब केस चल रहा है, इसका बेल पे छुट्टी है, वो भरी नहीं हुई, राइट। उसी दौरान में जब ये घर आती है तो उसको ये थ्रेट कर रहा है। होना क्या चाहिए था कि ये यहाँ पर अपना जो इसका लॉयर है उससे कांटेक्ट कर सकती थी और अपनी फैमिली को भी बता सकती है कि ये मुझे देखिए लॉ के अंदर अगर एक चीज़ आप दिखा रहे हैं तो उसके सारे सर्कमस्टेंसेस को भी लेकर के चले साथ साथ में। तो अगर ये उसको तंग कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, तो उसमें ये लाजमी दिखाया जाता है कि ये अपने लॉयर से भी रब्ता करे कि इसने मुझे तंग किया रखा है, ये मुझे मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है। इसने जाली एफआईआर मेरे खिलाफ लॉन्च की थी जिसके ऊपर मुझे जो सहना पड़ा, जो मैंने तकलीफ़ें उठाई, अब मैं इसके खिलाफ एक एलिगेशन लगा रही हूँ या इसके खिलाफ मैं पटिशन लगा रही हूँ या इसके खिलाफ मैं केस दर्ज करवा रही हूँ। ये 2 से 3 चीज़ें लाजमी दिखानी चाहिए अगर ड्रामे में जान डालनी है तो, क्योंकि ये एक बारीकी है, केस ख़त्म हुआ नहीं है। अब आप आ जाएँ किसके ऊपर ये सारी चीज़ें वो दिखाएंगे। साइम साहब जो हैं वो सोशल मीडिया पे भी खड़े होंगे आगे कि भाई ये इस तरह इसने ऐसे किया, ऐसे किया। केस अपनी जगह पे। ये एक पॉइंट की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी कम लोगों ने आपको ये बात आपको अवेयर करवाई होगी। होता ही यही है। अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप आ जाए कि जो मेन मरकज़ी किरदार जो दिखाया था, जो जिसकी वजह से ये सारा कुछ मामला हुआ था, राइट, कौन थी वो? सारा नंबर 2। सारा नंबर 2 पिक्चर से गायब कर दी गई, अंडरग्राउंड कर दिया गया। उसकी माँ ने उसको बचा लिया, साइड में कर दिया, जो भी था, राइट, वो कर दिया। हमें समझ में आ गई कि हाँ भाई आपने उसको गायब कर दिया। अब हो क्या रहा है कि पुलिस भी वहाँ इन्वेस्टिगेट कर रही है आके कि वो मरी है, ठीक है। उसकी कोई डेथ बॉडी नहीं दिखाई गई, उसको तदफीन कहाँ की गई ये नहीं दिखाया गया, बस जल गई। अगर भाई जल गई, कहाँ जल गई, कैसे जल गई, उसकी कोई बॉडी भी तो दिखाते ना, मकसद वो भी नहीं दिखाया। अब जब वो उसको तदफीन मतलब वो भी नहीं दिखाई गई, वो एक चीज़ बिल्कुल हाइड कर दी गई। चले ठीक है, वो पुलिस की आंखों में उन्होंने धूल झोंकने की कोशिश करी होगी, उसके भाई ने और उसके वालिद ने, ठीक है। सारा नंबर 2 के भाई ने और वालिद ने धूल झोंकने की कोशिश की, उन्होंने चैप्टर को क्लोज करने की कोशिश की, हम पे शक ना हो, सही है। अब ये आ जाए कि वो है अंडरग्राउंड और माँ है उसकी बचाने वाली, कभी ना कभी तो वो निकलेगी, वो एविडेंस है मेन, वही मेन एविडेंस है। तो उस मेन एविडेंस को इन्होंने बिल्कुल अभी तक छुपाया हुआ है। और ये चीज़ भी मुझे समझ में नहीं आई। ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बीच के 2 से 3 पॉइंट है, ये बड़े क्रिटिकल और बड़े समझने वाले पॉइंट है कि आप अगर उसको गायब कर रहे हो तो उसके खिलाफ कुछ चीज़ें भी दिखाते, जाली मैयत दिखाते थे, तदफीन क्या हो रही है, कुछ भी दिखाते, कुछ भी नहीं दिखाया गया, बस जल गई, ख़त्म हो गई। भाई बॉडी कहाँ है? बॉडी तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है, वो है कहाँ, ठीक है। तो माँ ने जो अपने भाई, अपने बेटे और शौहर के आगे धूल झोंकी और ये धूल झोंक रहे पुलिस को, दोनों के दोनों, बाप और भाई। चौथी एक मेन चीज़ बताऊं, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आयजा की जो बहन दिखाई अम्मारा को दिखाया है बड़ा और आयजा को दिखाया है छोटा। मकसद एज के हवाले से मैंने जो देखी, उसकी वो दिखाई है बड़ी बहन और ये दिखाई है छोटी बहन। होना तो ये चाहिए था कि आयजा को बड़ी बहन दिखाते और अम्मारा को छोटी बहन दिखाते। मकसद कहने का ये है, छोटी बहन बड़ी लग रही है और बड़ी बहन छोटी लग रही है। तो ये एक चीज़ मैंने कहा, सोचा, मुझे लगा ऐसा कि मैं बताऊँ, मतलब जैसी इस टाइप की एज है जो दिखाया है, सारा नंबर 1 की जो एज है, उस हिसाब से जो उसकी बहन दिखाई है वो तो छोटी लग रही है उससे काफ़ी, और वो दिखा दिया कि वो मतलब वो छोटी हैं और अम्मारा बड़ी हैं। मकसद ये भी एक मैंने समझ में नहीं आ रहा, इतनी लेट शादियाँ इनकी दिखाई हैं कि शादी का भी कोई एक उम्र के हिसाब से टाइम सेट किया जाता है कि भैया इस टाइम पे इसकी शादी दिखाई जाए, उस वक्त जब इसकी शादी हो रही हो उस वक्त उसकी उम्र क्या हो। मकसद एज भी तो काउंट करती है ना भाई। मकसद ये तो नहीं कि मैं अगर दिखा दूं कोई बहुत ही आगे आउट ऑफ एज हो जाए जिसकी, और उसको मैं दिखा दूं कि ये बिल्कुल यंग है, शादी की इसकी एज है और ये भागदौड़ करती है, सब कुछ है। अब उसकी बहन दिखाई है बड़ी है, वो बैठी हुई अभी तक, उसकी कोई शादी का सिलसिला ही नहीं है, वो ऐसी खामोशी से बैठी हुई है, उसको तो कुछ दिखाया ही नहीं। और ये दिखा दी छोटी बहन, इनकी शादी हो रही है। खैर वो अब एज फैक्टर भी तो काउंट करता है भाई, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। खैर उम्मीद है आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा। नेक्स्ट में और देख देंगे आपको रिव्यू, अगली एपिसोड रहेंगी, इसी कवरेज जारी रखेंगे आपको। और जिन जिन लोगों के पास जियो के, ARY के और हम चैनल के ड्रामों के रिव्यूज़ नहीं पहुंच पा रहे, उनको हम फैसिलिटेट करेंगे, हम एंटरटेन करेंगे।
और इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इजहार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।